welcome dear student, welcome to this video. As you know कि we have started with our new chapter which is plant water relation. ठीक है ना. प्लांट वाटर रिलेशन जो है इस चैप्टर में वी हैव टू सी कि प्लांट जो है उसके लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, विच आर द प्रोसेस रिलेटेड टू वाटर एब्जॉर्प्शन. प्लांट जो है इसका कौन सा ऑर्गन है जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है. ठीक है. सो इन द लास्ट वीडियो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था we have seen about the water, what is the need of water for the plant. ठीक है. इसके बाद में we have also seen the different properties of water. ठीक है. and we have also seen diagrammatically the structure of a typical root. ठीक है. typical root जो है उसका structure कैसा होता है, in which type of regions it is divided. ठीक है. so इस तरह से जो है we have started with the chapter. now आज के वीडियो में जो है we have to see the organ for the water absorption, which is the organ which is available in the plant for the absorption of water. water absorption के लिए कौन सा organ responsible है. ठीक है. तो as we know कि root ही वो organ है जो plant में present होता है which facilitate the process of absorption of water. ठीक है. so यहाँ पे जो भी root है it is the main एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. ठीक है. तो इसका मेन फंक्शन है कि ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. इसके बाद में जो भी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट अगर है, टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब होता है जो प्लांट जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं. ठीक है. तो ये जो भी प्लांट है इनमें रूट्स जो है वो सॉइल के नीचे होता है और आसानी से सॉइल से वाटर जो है वो अपना रिक्वायरमेंट वाटर का पूरा कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. बट there are some other plant like epiphytic plant. now what is epiphytic plant? actually we have already studied it in 11th standard. फिर भी बता देती हूँ आपको कि epiphytic plant का मतलब होता है एक प्लांट जो दूसरे प्लांट के ब्रांच के ऊपर जब ग्रो होता है. ठीक है. एक प्लांट है उसकी ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर जब दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है तो क्या होता है कि जो दूसरा प्लांट ब्रांच के ऊपर ग्रो हो रहा है ऑब्वियसली उसकी रूट सॉइल में नहीं रहेगी, वो हवा में लटकते हुए रहेगी. ठीक है. तो ऐसे जो प्लांट है वो फिर अपने वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, कमी है, वो कैसे पूरा करते हैं. ये जो भी प्लांट है दे एब्जॉर्ब वाटर विच इज प्रेजेंट इन द एयर. एयर में पानी कैसे रहेगा, तो एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, उसे ये एब्जॉर्ब करके अपने पानी की कमी पूरा करते हैं. ये एग्जांपल बताने का जो क्या कहेंगे उसको कारण ये है कि आपको ये बताया गया है कि रूट्स जो हैं एनी हाउ रूट्स ही है वो ऑर्गन जो प्लांट में पानी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. अगर कोई अलग कंडीशन है तो प्लांट अपने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन करता है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो आसानी से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. अपने अंदर चेंजेस करता है. देन एपिफिटिक प्लांट में जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए जो टिश्यू अवेलेबल है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज वेलेमेंट टिश्यू. ठीक है ना. टिपिकल रूट लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक टिपिकल रूट जो है उसकी बॉडी 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है, 4 जोन्स में डिवाइडेड है, रीजन्स में डिवाइडेड है. इट स्टार्ट विद द टिप विच इज कवर्ड बाय रूट कैप. ठीक है. रूट कैप जोन प्रेजेंट होता है या रूट कैप होता है. उसके बाद में जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, उसके बाद में इलोंगेशन जोन होता है, उसके बाद में रूट हेयर जोन होता है एंड लास्ट में मैचुरेशन जोन होता है. इस तरह से ये 4 मेन जोन में जो है वो एक टिपिकल रूट डिवाइडेड होता है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर लास्ट वीडियो. ठीक है. आज जो है हमें ये आज फिर से ये डायग्राम जो है वो हम फिर से डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाले एरिया के बारे में बात करना है. ठीक है. तो अगर हमें जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम देखते हैं तो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में जो है वो एपिब्लेमा मतलब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल मतलब आउटर कवर वाले सेल, सबसे बाहर की लेयर वाले सेल्स. ठीक है. तो नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल्स, लेकिन अगर रूट की बात करें तो रूट में इट इज नॉट कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल बट इट इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा सेल. ठीक है. तो एपिब्लेमा सेल्स जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो एक बाहर की तरफ एक्सटेंशन दिखाते हैं और वो बाहर का एक्सटेंशन जो है दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर. ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू सी इन स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ठीक है. अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ रूट में एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर जो है ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्या हो रहा है कि
की जो यूनिसेलुलर, देखो अब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गया है, बाहर की तरफ निकल गया है, जिसकी वजह से उसने एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन ले लिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, जिसे हम रूट हेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए उसे कहा है एक्सटेंशन ऑफ इपिब्लेमा। ठीक है, देन इसके बाद में इसका डायमेंशन अगर हम देखें तो इट इज 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 1 से 10 मिलीमीटर लंबा होता है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी वजह से यू कैन सी इन द डायग्राम ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन इसके अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, फिजिकली कैसा दिखता है, तो इट इज कलरलेस अनब्रांच, एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रांच नहीं है, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, विच इज कॉल्ड एज इफीमेरल। ठीक है, छोटी लाइफ वाला, एंड वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है, नाजुक होता है मतलब इन द सेंस कि अगर ज़्यादा छेड़छाड़ की तो रूट हेयर्स जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में जो भी रूट हेयर है, ठीक है, रूट हेयर वाला जो सेल है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज वैक्यूल, सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके आजू बाजू एक पतली सी लेयर है साइटोप्लाज्म की, उसके बाहर में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर में एक पतली सी सेल वॉल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, सेल वॉल 2 लेयर से बनी हुई है, एक बाहर की आउटर लेयर, एक अंदर की इनर लेयर। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन while the inner layer is made up of cellulose। इस तरह से जो है ये सेल वॉल जो है ये 2 लेयर से बनी हुई है। नाउ लास्टली सबसे लास्ट है इसमें कि सेल वॉल जो है, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों ही जो है वो सेल के अंदर के मटेरियल को कवर देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फिर फर्क क्या है, दोनों ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेल वॉल जो है इसकी परमिएबिलिटी फ्री है। परमिएबिलिटी मतलब परमिशन, अंदर आने की परमिशन देना। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किसी को भी अंदर आने की आसानी से परमिशन दे देता है, वो फ्री है। ठीक है, इट इज फ्रीली ओपन फॉर एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन एंटर इनटू द सेल। सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस है जो आसानी से एंट्री कर सकता है। ठीक है ना, सेल वॉल जो है उसके अंदर एंट्री करने के बाद में आती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, फ्रीली परमिएबल नहीं है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंसेस सेल के लिए जरूरी है या अंदर आवश्यक है उन्हें ही एंट्री देता है अंदर जाने के लिए, जो नहीं है उन्हें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर अटेंडिंग अ फंक्शन, आप एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो जिसका जो मेन गेट है इट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है, दैट इज सेल वॉल, वो फ्रीली परमिएबल है। लेकिन जो मेन गेट है, जहाँ पे हॉल का जो मेन दरवाजा है, वहां पर अगर एक गार्ड खड़ा है और वो गार्ड आपका पास चेक कर रहा है, तो वो किसे एंट्री देगा, जिसके पास में पास है। जिसके पास में पास नहीं है उसे एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्ट कर रहा है, भाई जिसके पास में पास है वो अंदर जाओ, जिसके पास में नहीं है वो नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके पास में पास है वो इनवाइटेड है, उसको बुलाया गया है, जिसके पास में पास नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसे बुलाया नहीं गया है। तो इस तरह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फर्क है परमिएबिलिटी को लेकर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। देन आफ्टर, वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय रूट, या रूट एब्जॉर्प्शन के लिए जो पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो है वो सॉइल में बहुत सारा पानी होता है, और इस पानी को जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। लेकिन उससे पहले सॉइल में जिस जगह से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू प्लांट्स, ठीक है, जो पानी सॉइल के प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है सॉइल में, दैट एटमॉस्फेयर, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज राइजोस्फीयर। उस जगह को जो है वो क्या कहा जाता है, उस एरिया को राइजोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, एंड नाउ सॉइल में जो भी पानी है वो पूरा का पूरा कभी भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब होता है कि जो भी ग्रेविटी, एज यू नो कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें गुरुत्वाकर्षण की जो है वो शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो भी पानी जमीन के ऊपर पड़ता है, गिरता है, ठीक है, या
डाला जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे खींच लिया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो पानी बहुत डीपली पर्कुलेट हो जाता है, पर्कुलेट मतलब बहकर चला जाता है, एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, ठीक है, उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। लेकिन ये पानी इतना नीचे चला जाता है कि रूट्स जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता, और इस वजह से ये पानी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है, इसमें क्या हो रहा है कि सॉइल के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी, आने वाले पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रुई है, ठीक है, रुई को आपको मैंने कहा कि पानी में भिगो, ठीक है, और उसके बाद में उसको पानी से बाहर निकालो, उसको स्क्वीज करो, इवन तो आप कितना भी स्क्वीज करोगे लेकिन वो है जो उसमें से पूरा पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो पानी को पकड़ के रखेगा। तो ऐसे ही कुछ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से जो है वो पानी को रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से वो पानी उनके ही साथ रह जाता है और किसी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होता। सच टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एंड बिकॉज ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी ये जो है वो सॉइल के प्लांट रूट के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज कंबाइंड वाटर। नाम से ही पता चल रहा है कि पानी का वो हिस्सा या पानी के वो मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। एंड अगेन अगर वो पानी का मॉलिक्यूल किसी दूसरे के साथ में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल विद द इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वो पानी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा, वो कंपाउंड बन गया है, ठीक है। एंड एज वी नो कि कंपाउंड जो है वो जब चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, तो सच टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। एंड अगेन इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, ठीक है, रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए ये अवेलेबल नहीं होता है। सबसे लास्ट में है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का मतलब होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नेबरिंग पार्टिकल्स जैसे कि यह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो आप थोड़ी थोड़ी गैप अवेलेबल है, थोड़ी थोड़ी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। इन स्पेस में जो पानी रहता है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो खेती करता है जब किसान, तो बीज बोने से पहले वो उखरता है, उखरता मतलब टिलिंग कहते हैं उसे इंग्लिश में, टिलिंग, ठीक है। तो टिलिंग मतलब क्या, पहले जो है वो हल चलाता है खेत में। क्यों हल चलाता है? क्योंकि जो मिट्टी दब गई है, ठीक है, जो जमा हो गई, जिसके पार्टिकल बहुत पास में आ गए, उन पार्टिकल्स को जो है वो दूर करना, ताकि उनके बीच में जगह बन सके और वहां पर पानी जमा रह सके, ठीक है। कैपिलरी वाटर जहाँ पे तैयार रह सके, ठीक है, उसके लिए वो टिलिंग करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सॉइल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो गैप रहेगी, बहुत छोटी गैप रहती है, इसलिए उसे कैपिलरी कहते हैं, और वहां जो पानी रहता है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। दैट वाटर इज नॉट कंबाइंड और नॉट होल्ड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज के साथ में वो कंबाइंड नहीं है, किसी भी चीज के साथ में होल्ड नहीं किया है, इसी वजह से दैट वाटर इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए वो पानी अवेलेबल होता है। सो इट इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ठीक है, रूट के माध्यम से ये प्लांट फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इतना सारा पानी अवेलेबल है लेकिन उसमें से सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ही है जो प्लांट इस्तेमाल कर सकता है। उसके क्या रीजंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस वे जो है वो इस चैप्टर में हमने देखा कि ये जो जितने टॉपिक देखे हैं सिर्फ इतने ही आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर के बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं। जैसे आपको पता है कि आपका 25% सिलेबस जो है वो कम हो गया है, उस 25% सिलेबस में से इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस चैप्टर में जितना हमने डिस्कस किया उतना ही आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।